नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें इन्वायरमेंट में आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी को बेहद ही ध्यान से इसे देखना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और वह किस राज्य में स्थित है तथा कब इसे शामिल किया गया है, यहाँ पर दिया गया है। तो आइए देखते हैं एक साथ। नीलगिरी सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्यों में फैला हुआ है और यह शामिल हुआ था सन 2000 में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित जैव आरक्षित क्षेत्र है जो कि 2001 में शामिल किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह भी 2001 में शामिल किया गया। नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र यह उत्तराखंड में है, सन 2004 में इसे शामिल किया। नौकरेक मेघालय में स्थित है, 2009 में शामिल किया गया है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, 2009 में शामिल किया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है जो कि 2009 में शामिल हुआ। अमरकंटक अचानक मार ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, 2012 में शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, 2013 में इसे शामिल किया गया। अगस्त मलाई ये तमिलनाडु में स्थित है जो कि 2016 में शामिल हुआ। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, 2018 में शामिल किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश में है और यह 2020 में शामिल किया गया है। आगे के पॉइंट देखते हैं। इन्वायरमेंट के लिए ये आपकी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इससे बाहर इन्वायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को तैयार कर लीजिए। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो आंसर होगा नीलगिरी, जो सन 2000 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, यह जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। अगला पॉइंट है, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, आनुवांशिक विविधता। इसका राइट आंसर होगा। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है, तो यह कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। अगला पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह ओस्लो नॉर्वे में स्थित है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है, सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है, जामनगर, गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, वह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा पड़ गया है। अगला पॉइंट, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, तो कजिन द्वीप सेशेल्स में यह स्थित है, जो केवल पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। भारत में पक्षियों का प्रथम वर्णावरण कहाँ स्थापित किया गया, वेदांतंगल में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है, तो ये 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, कान्हा टाइगर रिजर्व बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, यह टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान दोनों है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था, फ्रैंक स्माइथ और होल्सवर्थ ने खोजा था। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है, डॉल्फिन को गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। रंगन थिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में स्थित है।
वेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार चेराओ मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। कौंडिया पक्षी विहार ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में है। कुमाराकाम पक्षी विहार या वेम्बनाथ पक्षी विहार कोट्टायम केरल में स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे सभी पॉइंट्स को। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया। जलवायु परिवर्तन जो कि ट्रेंडिंग की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण प्रमुख कारण है क्लाइमेट चेंज के। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जोसेफ फोरियर ने की है। किस गैस की वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करती है? तो किसी भी गैस की वैश्विक तापन विभव उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? इसका राइट आंसर होगा जलवाष्प। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत ये लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? सन 2005 से। याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन का सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आंसर इसका होगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल के तापमान क्यों बढ़ जाते हैं? तो आंसर याद रखेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के तापमानों पर आंकड़ों प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए? तो अल्जीरिया, ब्राजील एवं केन्या में। अगला पॉइंट देखेंगे। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। हिम तत्व जिसे आइस कोर कहते हैं किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया था। एक बेलनाकार नमूना होता है हिम कोर। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक होती हैं? तो समोच्च बाँध जिसे कंटूर बाउंड कहा जाता है। अनुपात सस्यन एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था? कानकुन सम्मेलन जो कि वर्ष 2010 में हुआ था मैक्सिको में। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी मांसाहार का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 1979 में आयोजित किया गया था प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं? हिमानी का पिघलना, सागरी तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन एवं वैश्विक तापन में वृद्धि आदि देखा जाता है ग्लोबल वार्मिंग में। वैश्विक तापन के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? तो आंसर होगा इटली एवं स्विट्जरलैंड।
ऊर्जा की बचत पर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इसका समय घंटे के हिसाब से आप देखेंगे तो 8:30 से 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2020 में 28 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। 187 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। ग्रीन ग्रुप यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 14वां संस्करण था। इसका विषय थीम था जलवायु परिवर्तन। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? 8 अगस्त 2017 को। IPCC इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। अगली टॉपिक हमारी होगी ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।